ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब? आप जैसा कि हम सब ने पहले लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट किया था, उनका उसमें हम लोग ने डिटेल में देखा था उनका इंट्रोडक्शन, और साथ में ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है ये भी डिटेल में हम सब ने अच्छी तरह पढ़ा था। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दो जो अनरियल सेंटेंसेस है, इनके दो बड़े पार्ट्स होते थे, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस एंड अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। अनरियल को स्टार्ट करेंगे, इनमें दो आते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, जिसको मैंने पार्ट बी कहा था, उसमें हम सब डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अनरियल में दो आते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो फ़ौरन हम सबका जो टारगेट होगा वो होगा फ़ौरन एज की शुरुआत से जो थर्ड नंबर पर आता है वो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल, मैं शॉर्टकट लेकर रहा हूँ सेंटेंसेस। अब सबसे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हर सेंटेंस के हवाले से जितनी भी कंडीशनल सेंटेंसेस है, दो पॉइंट्स हम सब ने अच्छी तरह क्लियर करने हैं। एक तो इनका यूजेज और दूसरा इनका स्ट्रक्चर। आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का जो यूजेज है वो कहाँ पर, यानी यदि कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस ये शो कर रहा है, किस टाइप का एक्शन। तो याद रखिए कि जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये शो करता है इम्प्रॉबेबल एक्शन को, इम्प्रॉबेबल एक्शन को शो करता है। इम्प्रॉबेबल जितनी भी एक्शंस है, जो बिल्कुल, ये होता है प्रॉबेबल, जो इम्प्रॉबल है, जिसका बिल्कुल भी इम्कान ना हो, यानी जिसकी बिल्कुल 0% चांसेस होती है करने की, बिल्कुल 0% चांसेस होती है कि ये हो जाए। तो इस तरह के जितने भी इम्प्रॉबेबल एक्शन है, इसको शो करने के लिए ही हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए फॉर स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल जहन में याद रखना है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर ही तो हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सेकंड में एक खास होता है, एक इनके पार्ट्स में एक होता है इनका खास और एक होता है इसका इफ़ेक्ट। ये चीज़ें हम काफ़ी बार पहले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ, मैं ये इसको काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ। कभी कभी इफेक्ट पहले आता है और कभी खास पहले आता है। खास अगर पहले हो तो स्ट्रक्चर किस तरह फॉलो होगा, वाज़ेह सी बात है। एक पॉइंट ये कि यहाँ पर इफ़ नहीं, सिर्फ एवन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इफ़ ही का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, और इसके बाद खास के अंदर जो इनका टेंस का इस्तेमाल होता है वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल इसके अंदर होता है, यानी इनडायरेक्टली अगर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ना दिखाई दे तो इसको इनके पास्ट नेचर को शो करने के लिए वहाँ पर वर लाजिम मौजूद होगा। वर क्या होगा, लाजिम मौजूद होगा, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। अच्छा, इफेक्ट के अंदर क्या होगा, पहले में हम लोगों ने शेल कैन खुड में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा शुड, शेल की जगह शुड होगा, विल की जगह होगा वुड, कैन की जगह यहाँ पर होगा खुड, मे की जगह यहाँ पर मौजूद होगा इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंसेस के अंदर माइट, और साथ में आट टू। और इसके बाद भी यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ सब के बाद जो फॉलो होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये तो इनका स्ट्रक्चर था, जिसको बिल्कुल भी आप लोगों ने बोलना नहीं है, याद रखने वाली चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोला नहीं जा सकता, बल्कि इसको याद रखना चाहिए ज़रूर। अब अगर शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो आप लोगों के लिए कि वर्क क्यों, क्योंकि वर्क को जनरली तो हम ये पढ़ते आए हैं, जनरली ये पॉइंट तो हम पढ़ते आए हैं बचपन से टेंसेस के अंदर भी, कि जनरली हम देखते हैं, ये चीज़ तो हम देखते हैं कि हम लोग जनरली जैसे कि सिंगुलर के साथ तो हम सब जानते हैं कि किसका यूज़ किया जाता है, वास का फास्ट में, और प्लूरल के साथ जनरली यूज़ किया जाता है वर। हाँ, ये जनरल ये तो ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि स्पेसिफिकली अगर क्या हो, इफ़, बट,
ये तो जनरल हालत में ये होता है। बट अगर कि सेंटेंस के अंदर इफ़ का यूज़ किया गया हो, कि सेंटेंस के अंदर वुड दैट का यूज़ किया गया हो, किसी सेंटेंस के अंदर वुड दैट का, एज का या एज इफ़ का यूज़ किया गया हो, एज इफ़ का, तो इन सभी के बाद क्या होगा, वर का यूज़ किया जाएगा। इन सभी के बाद वर का यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है। किस चीज़ का, वर का। हाँ बिल्कुल। चाहे इनका जो सब्जेक्ट है वो चाहे जो भी हो, चाहे वो इधर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, चाहे वो क्या हो, इधर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा इनके हवाले से। अच्छा, तो इसलिए अब ये शायद आप लोगों की कन्फ्यूजिंग दूर हो गई होगी, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म को हम किस तरह वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। कंडीशनल टेंसेस के हवाले ये स्पेसिफिक रोल है कि तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जनरली जो हम टेंसेस के अंदर पढ़ते आए हैं कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से किसी भी सेंटेंस के अंदर याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए, अगर आपको वर या वुड दैट या एज इफ़ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे तो उसके बाद इस सेंटेंस के अंदर वर लाजमी यूज़ किया जाएगा। अच्छा, तो या दूसरी बात यह है कि अगर सेकंड फॉर्म तो हो तो फिर तो इंडिफिनिट टेंस को शो करेगा वैसे भी, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म ना हो तो इनके पास नेचर को शो करने के लिए वहाँ पर वर लाजमी मौजूद होगा, या सेकंड फॉर्म या वर लाजमी मौजूद होगा। इफेक्ट तो आसान सी बात है, इफेक्ट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर जो थे शिल के बजाय वहाँ पर शुड और विल के बजाय वुड होगा, इस तरह कुड माइट आट तो इस तरह होगा। अच्छा, सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस के ज़रिए से ही तो चीज़ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर ये चीज़ थोड़ी बहुत आसान बन जाएगी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई हाई। ओके, तो ये सेंटेंस है। पहली बात तो ये कि हमने देखना है कि खास कहाँ पर आया है, इफेक्ट कहाँ पर आया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर भी इफ़ या व्हेन आपको दिखाई दे वो पार्ट जो होगा, ये कंप्लीट पार्ट अब ये खास तस्वर किया जाएगा, ये बाद में जो है ये इफेक्ट है। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने एक बात कहा था कि जो अनरियल कंडीशन टेंसेस होते हैं उसमें व्हेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इफ़ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ का मतलब होता है अगर, और व्हेन का मतलब होता है जब। वो इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रोबेबल एक्शन का जिक्र किया जाता है। अगर मैं ये कह दूँ इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं काफ़ी ऊंचा उड़ान करता, बहुत ऊंचाई से उड़ान करता, बहुत ऊंचा उड़ता। तो यहाँ पर मैंने कहा क्योंकि ये एक इम्प्रॉबेबल एक्शन है, क्योंकि मैं एक बर्ड कभी भी नहीं बन सकता, मैं एक ह्यूमन हो, तो इसकी 0% चांसेस है, बिल्कुल इसकी कोई 1% चांसेस भी नहीं है कि मैं बर्ड बन जाऊँ। तो इसलिए इसका यूजेज से हमें पता चला, इस नेचर से, कि एक तो ये क्या है, एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है, और ये भी अनरियल, ये हकीकी नहीं है, अनरियल है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बर्ड्स नहीं बन सकता। अब दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि यहाँ पर मैं अगर इस तरह लिखता व्हेन आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, तो इसका मतलब ये होता कि जब मैं एक परिंदा था तो मैं काफ़ी ऊंचा उड़ान किया करता था। तो यानी जब आ जाए, यानी जब मैं एक परिंदा था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वाकई पास्ट में एक परिंदा था, जो कि ये गलत हो, ये कंसेप्ट गलत है। मैं परिंदा ना तो पास्ट में हो सकता हूँ, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, मैं एक ह्यूमन हो। तो इसलिए यहाँ पर व्हेन नहीं बल्कि इफ़ होगा, अगर, यानी अगर मैं इस तरह होता तो ऐसा होता, अगर वो इस तरह करता तो फिर ऐसा हो जाता। अगर होगा, अगर व्हेन नहीं, जब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब अगर आप लोग व्हेन यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये इनडायरेक्टली शो करता है, सॉरी डायरेक्टली, कि ये वाकई कभी इस तरह हुआ करता था, ये चीज़ कभी पास्ट में, जो कि गलत होगा। आई होप को आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। अब यूजेज के हवाले से तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इम्प्रॉबेबल एक्शन को तो उसने शो किया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये हुआ कि इनके स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो खास जो पहले आया है तो लाजमी बात है, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होना चाहिए, और इसकी पहचान हम इस तरह करेंगे कि या तो सेकंड फॉर्म होगा, या इसकी बजाय इसके पास्ट नेचर को शो करने के लिए वर मौजूद होगा। यहाँ पर क्या है, वर मौजूद है, बिल्कुल सेकंड फॉर्म तो नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी हो, यहाँ पर मौजूद होगा वर। अब इसके बाद इफेक्ट में हम जानते हैं कि वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले या तो शुड होगा, या वुड, या कुड, या माइट, या आटो, जो कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर फ्लाई क्या है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पर इनसे पहले वुड यहाँ पर मौजूद है, इनसे पहले, जो कि स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कभी कभी कभार इस तरह आता है कि इफेक्ट पहले आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि ठीक है, मैं उधर लिख लेता हूँ, वाज़े हो जाएगा थोड़ा।
ओके, चलो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। आई वुड नॉट फील एनीथिंग, आई वुड नॉट फील एनीथिंग if I were a stone, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हमने देखना है कि इफ़ेक्ट पहले आ चुका है या वर, उसी के हवाले स्ट्रक्चर हम सब ने फॉलो करना है इफ़ेक्ट और स्ट्रक्चर के हवाले से। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पर इफ़ेक्ट यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब ये है जो ये लास्ट में जो पार्ट ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ेक्ट खास बाद में आया है, इफ़ेक्ट पहले आया है। खास की सबसे बड़ी पहचान ये थी, जिस भी पार्ट में सेंटेंस के जिस भी पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस के जिस भी हिस्से में पार्ट में इफ़ या व्हेन मौजूद होगा वो खास का तस्वर किया जाएगा। और जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है वो इफ़ेक्ट किसी खास की वजह से क्रिएट होता है। वो इनका खास वजह क्या होता है, वो कभी पहले आता है कभी बाद में आता है। अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है, इफ़ आई वुड नॉट फील एनीथिंग, मैं कुछ भी महसूस नहीं करता अगर मैं एक पत्थर होता, इफ़ आई वर अ स्टोन, क्योंकि पत्थर को ना गर्मी महसूस होती है, ना तो वो कोल्डनेस सर्दी को फील करता है, ना किसी भी चीज़ को, ना दर्द को महसूस करता है, कुछ भी फील नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी काफ़ी क्लियरली फॉलो कर रहा है। हमने देखा था क्योंकि इफ़ेक्ट पहले आया है तो इफ़ेक्ट में वाज़ेह बात है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी होना चाहिए जो कि मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एन से पहले यहाँ पर एन में से किसी लफ्ज़ का होना चाहिए, वर्ड का या शुड का, वुड का, कुड का, माइट का। सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा, जो कि ये मौजूद है। मैं देख सकता हूँ ये वुड क्या है, इनसे पहले आया है। अच्छा, मतलब ये इफ़ेक्ट पहले आ चुका है। अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मौजूद है खासा। खास में हम जानते हैं या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी खास के अंदर हम जानते हैं या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा या इसकी बजाय क्या होगा, इसके नेचर को शो करने के लिए पास नेचर को वर मौजूद होगा। और यह वर हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है मौजूद है। ओके, नेक्स्ट कोई एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि मज़ीद क्लियर होता चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इफ़ आई वर यू, I would have, or I would forgive him, ओके। यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको ज़रूर माफ़ कर देता। तो क्या है, खास पहले आ चुका है क्योंकि हम इफ़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, खास पहले आ चुका है। अब यहाँ पर या तो सेकंड फॉर्म होगा या क्या होगा, वर होगा, वर भी मौजूद है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर इफ़ेक्ट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना ज़रूरी है, जो कि हम देख सकते हैं ये फॉरगिवन नहीं है बल्कि फॉरगिव है। इसके बाद यहाँ पर इनमें से कोई लफ्ज़ ज़रूर होना चाहिए, ओके। तो या तो वुड हैव होगा या वुड होगा। वुड हैव तो गलत है, वो ये नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकता, बल्कि वुड ठीक रहेगा, इन दोनों में से ऑप्शन। तो इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव, इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिमा। तो ये था कम्प्लीटली सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इनका यूजेज जो है ये अनप्रॉबेबल एक्शन को शो करने के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जिसकी बिल्कुल 0% चांसेस होती है होने की, ओके। दूसरी बात ये कि यहाँ पर खास के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्हेन नहीं इफ़ आएगा, क्योंकि व्हेन अगर आ गया तो वो किसी काम के पास में होने के नेचर को काम के होने को जाहिर करेगा पास्ट में। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाएगा, यूज़ होगा। इसको शो करने के लिए या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद होगा सेंटेंस के अंदर या वर होगा, ओके। और यहाँ पर इफ़ेक्ट के अंदर फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बरकरार रहेगा। इस सिर्फ इतना होगा कि इससे पहले या तो होगा वुड, शुड, कुड, माइट, ऑट टू एटसेट्रा। अब हम लोग फ़ौरन आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं आगे जो क्या है, आगे है से थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत देखते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो मैं कुछ चीज़ें मिटाता हूँ और कुछ को बरकरार रखता हूँ ताकि टाइम बच जाए। हम सब का टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें तो वही रहेगी, मैं कुछ चीज़ें वही बरकरार रखता हूँ, सिर्फ बाज़ चीज़ें मिटा लेता हूँ। इनका यूजेज डिफरेंट है, वो हम फिर लिखेंगे। इनका स्ट्रक्चर वही होगा, तरतीब थोड़ा बहुत चेंज होगा। और सेकंड की बजाय यहाँ पर मैं लिखूँगा लाजमन
यहाँ पर मैं देखता हूँ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूजेज क्या है? ये शो करता है किसी इसमें कोई फास्ट रिग्रेट पाया जाता है। माजी में जिस काम को हम कर चुके हैं उसके हवाले से, जिस पर अगर हम किसी माजी में होने वाले काम पर या करने वाले काम पर हम रिग्रेट कर ले, अफसोस कर ले, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो फास्ट जो रिग्रेट होता है, फास्ट रिग्रेट, ये उसमें पाया जाता है। रिग्रेट का मतलब यानी अफसोस, अफसोस। पास्ट में होने वाले किसी काम पर अगर हमें कोई अफसोस रिग्रेट हो तो वहाँ पर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इनका स्ट्रक्चर वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद खास या पहले या बाद में, इफ़ेक्ट बाद में। ओके, अब इफ़ तो लाजमी है, इसमें भी नहीं आता। खास के अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत, यहाँ जो पहले था सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, यानी इसको हम इस तरह पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर कि हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ये लाजमी मौजूद होगा। और इफ़ेक्ट के अंदर क्या होगा? थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, यानी वुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और आट टू हैव मौजूद होगा। और इन सभी के बाद यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद होगा। बाकी हम सब ने देखा कि जितनी भी चारों के चारों कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इफ़ेक्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा था, लेकिन सिवाय थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के केस में यहाँ पर आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं एग्जांपल देखता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इफ़ I had given him if I had given him money, he would have taken admission. He would have taken admission in college. इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको मनी दे चुका होता, अगर मैं उससे पैसे यानी मनी दे चुका होता, तो वो कॉलेज में एडमिशन ले पाता, वो ले चुका होता एडमिशन। तो ये मतलब मुझे इस बात पर क्या है, एक रिग्रेट अफसोस है कि काश मैं उसे ये मनी दे चुका होता। मुझे एक तरह का रिग्रेट अफसोस है पास्ट के इवेंट पर, पास्ट में होने वाले इवेंट पर, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर चुका था, ये मनी उसको नहीं दे चुका था, इसलिए वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन उसने नहीं लिया। तो इसलिए अब ये भी इनकी 0% चांसेस होने की कि ये चीज़ वापस नहीं आ सकता, ये बार गुजर चुका है पास्ट में, सिर्फ मैं इसके ऊपर रिग्रेट कर सकता हूँ, अफसोस हो। स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है अगर देखा जाए। पहली बात तो ये कि यहाँ पर इफ़ जो आया है, मतलब पहला सेंटेंस कास है, तो कास से वहाँ पर क्या होगा, हेड के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी मौजूद है गिवन, और इनसे पहले क्या मौजूद है, हेड भी मौजूद है। इस बात को शो करता है कि क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या है, वुड हैव भी मौजूद है, वुड हैव के बाद टेकन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये इस चीज़ को भी डायरेक्टली अच्छी तरह शो करता है। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, if he had studied hard, ओके, तो फिर क्या हो जाता, मैं थोड़ा ऑप्शन लिख लेता हूँ। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, ऑप्शन नंबर 1, he will qualify the test। दूसरा ऑप्शन में लिखता हूँ, he would have qualified the test। he would have qualified the test। तो क्या है, ये तक हम देख चुके हैं, इफ़ मौजूद है मतलब पहले काज मौजूद है, तो खास के रूल अप्लाई होंगे, किस तरह अप्लाई होंगे, हेड के बाद हेड भी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, हेड आएगा, इज़ अ मेन वर्ब, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद होगा, जो कि यहाँ पर हम क्लियरली देख भी सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या होगा,
एन में से कोई एक लफ्ज़ होना चाहिए और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, ही विल क्वालिफाई द टेस्ट, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर वुड नहीं विल आया है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें नहीं चाहिए, वो भी मौजूद है, जो कि गलत है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि वुड हैव भी मौजूद है और वुड हैव के बाद क्वालिफाइड भी मौजूद है, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को शो करता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर, जो कि इससे यहाँ पर हमें क्लियर हो गया इस चीज़ से। तो दो और इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार इफ़ ही हैड सेव्ड मनी। सॉरी, ही वुड हैव बॉट अ न्यू कार इफ़ ही हैड सेव्ड मनी। अब यहाँ पर देखा जाए तो इफ़ मतलब यहाँ पर आया है, इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो लास्ट वाला पार्ट है सेंटेंस का वही खास है, वो खास वाला रोल अप्लाई होगा। मतलब ये कि हेड के बाद क्या आएगा, लाजमन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, जो कि मौजूद है, बिल्कुल भी ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर पहले चूँकि इफ़ेक्ट आया है तो फिर वुड हैव आएगा लाजमन, और इसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रूल है, अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, और दूसरा है इफ़ आई हैड सेव्ड मनी। सॉरी, इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, इफ़ आई हैड सेव्ड मनी। ओके, तो दो एग्जांपल है, इनके लिए मैं कुछ ऑप्शन लिख चुका हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ आई हैड मनी, ये बात तो ठीक है कि एफ मौजूद हेड भी आया है, लेकिन इसके बाद कोई यहाँ पर सेकंड फॉर्म का वर्ब मौजूद नहीं है, डायरेक्ट मनी आया है। ओके, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो जो नीचे वाला है इस एग्ज़ाम्पल के लिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आप लाजमन आपके जहन में आंसर ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि ये तो क्या है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर मौजूद है और ये तो सेकंड कंडीशन टेंस का रूल पर ओबे करेगा। हाँ, बिल्कुल ओबे करता है। तो फिर ये हेड क्यों, हेड भी मौजूद है, फिर भी ये सेकंड कंडीशन टेंस का एग्जांपल हुआ। दूसरे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए ये वाला ऑप्शन क्या है, ऊपर वाला, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हेड मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये एग्जांपल मैं ठीक कहता हूँ। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भी कोई क्या आ जाए, जब भी हेड आ जाए और इसके बाद क्या हो, कोई वर्ब नहीं हो, नो वर्ब, कोई भी वर्ब नहीं हो, तो फिर ये क्या होगा, ये सेंटेंस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। और अगर हेड आ जाए और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद हो, तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। ये दो स्पेसिफिक चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये चीज़ है, अगर हेड आ जाए इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं हो, जैसा कि यहाँ पर हेड तो है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन टेंस कंसीडर किया जाएगा। और सेकंड कंडीशन टेंस के इफ़ेक्ट में हम जानते हैं कि वुड या शुड या कुड आता है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, जैसा कि इसलिए मैंने इसके लिए ये ऑप्शन क्लिक किया। अगर हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, यहाँ पर हेड भी मौजूद है और सेव्ड किया है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर ये वही पुराना से यही अपना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। और इसके हवाले से तो फिर क्या होगा, वुड हैव का या शुड हैव का या कुड हैव का आना ज़रूरी है। और इसके बाद क्या है, ये बाट है, सॉरी ये क्या है, बाट। इफ़ आई हैड सेव्ड मनी, अगर मैं मनी को, पैसे को थोड़ा बचा कर रखा तो मैं क्या नए बुक्स खरीद कर सकता था, मैं ख़रीद लेता था। तो ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये स्पेसिफिक रूल आपने याद रखनी है। हेड के बाद अगर वर्ब ना हो तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इफेक्ट में वही रूल अप्लाई होगा जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का होता है। हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद हो तो फिर ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कंसीडर किया जाएगा सेंटेंस। तो फिर इफेक्ट के अंदर यही रूल अप्लाई होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले वुड हैव, शुड हैव या कुड हैव का आना ज़रूरी है। जैसा कि ये वुड हैव मौजूद भी है, यहाँ पर वुड है, सिर्फ वुड हैव नहीं है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल, ऊपर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो ये थे सारे के सारे क्लियर हो गए है। 2 लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की डिलीवर करने की और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। कंडीशनल सेंटेंस सारे के सारे 0, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड एंड थर्ड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
ओके, फिर मिलते हैं अगर वक्त मिला।